तो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और ये एनडीए में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और एनडीए के लिए भी कुछ ही दिन, बस मात्र 25 दिन बाकी है एनडीए में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे फिक्स एक एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर एनडीए प्रिपरेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको याद रखने का, देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं। और एक्चुअली शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स बेसिकली आप समझो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अटैचमेंट है। ये एक तरीके से एक फाइल को अटैच कर दिया गया है, जिस फाइल में जितने जो स्पेसिफिक, मतलब कोई पार्टिकुलर प्रोविजन को या कोई पार्टिकुलर किसी आर्टिकल को या किसी मतलब लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसा लॉ होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब जैसे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि किसी, मतलब कि हमारे देश में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होना चाहिए उस हिसाब से। तो मतलब वो सारे डिटेल्स इसमें दे रखे होते हैं। तो आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। तो एक एक करके सारे शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। ये फिफ्थ शेड्यूल। तो और इसके फ्रेंड्स, आपको एक याद करने की ट्रिक है इसकी, जो कि काफ़ी इजीली तरीके से याद हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना पीवाईक्यू को पढ़ते हो तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी अगर याद करना है आपको 12 का 12 शेड्यूल, तो यहाँ पे आप इस निम्नलिखित ट्रिक को याद कर सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप देखो टी फॉर टेरिटरीज यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, ई फॉर यानी कि सेकेंड, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब कि सैलरी या फी या प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस, तो इमोल्यूमेंट्स। थर्ड है अफर्मेशंस, अफर्मेशंस मतलब एक्शन और प्रोसेस ऑफ अफर्मिंग समथिंग और बीइंग अफर्म्ड। मतलब अफर्मेशन मतलब कि कुछ स्ट्रांगली किसी बात को कहना। और यहाँ पे फोर्थ है राज्यसभा, फिफ्थ है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिक्स्थ है ओल्ड। तो यहाँ पे देखो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये काफी अच्छा है, सिंपल है और बहुत मजेदार है याद करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है फ्रेंड्स। फर्स्ट कहा गया, फर्स्ट शेड्यूल यानी कि टी फॉर टेरिटरीज, याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी फॉर टीयर्स। तो यहाँ पे द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द नेम्स एंड टेरिटरीज, यानी कि टी फॉर टेरिटरीज, नेम्स एंड टेरिटरियल जुरिस्डिक्शंस, यानी कि द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल एक्शंस। यानी कि द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द नेम्स एंड टेरिटरियल जुरिस्डिक्शंस ऑफ states and union territories of India. This schedule must be updated whenever new states are created or boundaries are altered. ओके। और फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या दे रखा है? नेम्स और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ओके। और यहाँ पे की पॉइंट्स फॉर एनडीए देख लेते हैं। कंटेन्स 29 स्टेट्स, इसमें क्या क्या कंटेन है? तो 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज एज ऑफ करंट स्टेटस, आज के हिसाब से उसमें 29 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। और रेफरेंस्ड इन आर्टिकल्स 1 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो शेड्यूल्स है, इस शेड्यूल का रेफरेंस लिया गया है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और यहाँ पे देखें, एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्स अमेंडमेंट टू दिस शेड्यूल। मतलब कि अगर कोई स्टेट अगर रीऑर्गेनाइज होती है या उसमें कुछ भी बदलाव आता है इंडिया में, किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में, तो इसमें अमेंडमेंट यानी कि इसमें सुधार करने की जरूरत है इस शेड्यूल में। और इसमें कुछ पीवाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीडीएस जीएटी 2017 में पूछा गया पीवाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स। तो अभी से बात है फर्स्ट शेड्यूल। और यहाँ पे एनडीए जी 2019, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू। यहाँ पे आप देखो इसकी पीवाईक्यू के यहाँ पे लिंक में दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट शेड्यूल यानी कि फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज, नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो भाई साहब। ऑप्शन 1 और 1। अच्छा इसमें, अच्छा इसमें कंफर्म करना है कि कौन सा सही है, मतलब ये इसके सामने ही दे रखा। तो फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म्स और ओथ्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट में टेरिटरीज होती है, तो ये पी वाई क्यू है। तो अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बाकी के थर्ड फिफ्थ एंड नाइन्थ पढ़ेंगे तो तब जाकर क्लियर होगा। तो
तो ये था फर्स्ट शेड्यूल का। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग नेक्स्ट पीवाईक्यू जिस इसी से रिलेटेड पूछा गया था, एनडीए में पूछा गया 2019 में। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द नेम्स ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विद देयर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज भी उसमें इंक्लूडेड है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल? तो इसका आंसर है फर्स्ट, मतलब पहला आर्टिकल, तो पहला शेड्यूल, जो कि क्या डिफाइन करता है, टेरिटोरियल लिमिट्स के बारे में ये सब डिफाइन करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शेड्यूल। और चलते हैं हमारा सेकंड शेड्यूल की तरफ, जिसका नाम है इमोल्यूमेंट्स। मतलब याद करने का ट्रिक है इमोल्यूमेंट्स। Emoluments मतलब कि the second schedule specifies the salaries, allowances, privileges and pensions of constitutional functionaries, including the president, vice president, governors, जैसे speaker, deputy speaker, CAG and others। जैसे सरकारी सरकारी जो भी जॉब होता है, मतलब सरकारी जॉब के अंदर में तो जितने भी जो लोग होते हैं उनके सैलरीज, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कि उसमें उनको कितना अमाउंट मिला है एक्स्ट्रा, कौन से प्रिविलेजेस मिला है। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर को कार मिलता है, बंगला मिलता है, उस तरह उसको कितना प्रिविलेजेस है। उसके बाद पेंशन, मतलब जब रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलेगा मरते दम तक। और ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी के सभी से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें सेकंड शेड्यूल में ये सब दे रखा है, इस चीज में, इन सभी चीज़ों के बारे में। और एनडीए के लिए क्या क्या जानने की बातें हैं फ्रेंड्स, ये बातें तो सब एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन और थोड़ा इसमें देखते हैं की पॉइंट्स फॉर एनडीए। तो कवर्स इमोल्यूमेंट्स ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर ऑफिसेज, मतलब जो बड़े बड़े ऑफिस है उसके मतलब उसके यहाँ पे हाई के एमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे कवर करता है ये। और ये रेफरेंस्ड इन मल्टीपल आर्टिकल जैसे 59, 65, 75, 97, 15। तो आई थिंक ये जरूरी है कि नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा यार। तो मतलब ये जरूरी तो है 59, 65, 75। ओके, तो मतलब हाँ ये जरूरी तो है। की पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो अच्छा, तो यहाँ पे ये भी शायद क्वेश्चन दे रखा है क्या? एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके, तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये भी जरूरी है, आर्टिकल 59, 65। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैन नॉट बी वेरिड टू द डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म। कैन नॉट बी वेरिड मतलब कि, और और ये भी दे रखा फ्रेंड्स कि कैन नॉट बी वेरिड, मतलब कि इस चीज को बदला नहीं जा सकता टू दी डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म। मतलब जैसे कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, तो उसके टर्म के दौरान इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई आईएएस ऑफिसर बेचारा बना हुआ है, उसकी सैलरी बदल गई अचानक से, अलाउंसेस बदल गई, प्रिविलेजेस बदल गई। हाँ, हालांकि अगर कोई, जैसे अगर कोई सिचुएशन आती है, जैसे कोविड 19 वाली सिचुएशन आती है, तो उस टाइम गवर्नमेंट की कमाई रुक गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था पूरी कंट्री में। तो उस टाइम सैलरी सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आधा आधी कर दी गई थी। तो उस टाइम में बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में उसको नहीं बदला जा सकता। अगर कुछ पीवाई को देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो सीडीएस के यहाँ पे विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ इंडिया स्टेट्स। प्रेसिडेंट एंड तो सेकंड शेड्यूल में सारा इमोल्यूमेंट्स मतलब पैसा वैसा, मतलब होता है ना, घर परिवार कैसे बसाना, मतलब कौन सा गाड़ी, कौन सा प्रिविलेज मिलना चाहिए, सारा कुछ सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। और द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? तो सैलरी वैलिडी जो होता है, सब कुछ यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में दे रखा है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में जो आते हैं, हाईएस्ट हाई हाई ऑफिसर्स, हाई ऑफिसर्स जो आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, वाइस गवर्नर का, वाइस गवर्नर का, आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का, जो भी ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है। तो ये सब सब सेकंड शेड्यूल में आते हैं। और थर्ड शेड्यूल की बात करें तो अफर्मेशंस एंड ओथ्स, जैसे मैंने आपको बोला एनेमोनिक्स में टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो यहाँ पे आ गया टीईए, ए पे आ गया अफर्मेशंस और ओथ्स, यहाँ पे दे रखा थर्ड शेड्यूल में। So the third schedule contains forms of oaths and affirmations for various office holders, including union ministers, MPs, MLAs, judges, and CAGs. CAG यानी।
CSG मतलब फिर तो इसमें दे रखा है थर्ड शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ्स। ओथ्स मतलब कि एक सॉलिड या प्रॉमिस, जैसे प्रधानमंत्री को आपने ओथ लेते हुए देखा होगा कि मैं गीता की कसम खाकर बोलता हूँ कि भाई साहब मैं देश में क्राइम नहीं होने दूंगा, इसमें मतलब फलाना टिमका मोहतन की बात है। और एफर्मेशंस मतलब कोई बोल्ड स्टेटमेंट, कोई सॉलिड, कोई मतलब कि किसी बात को स्टेट करना, किसी फैक्ट को कहना, किसी फैक्ट को स्ट्रांगली पब्लिकली बोल्डली तरीके से कहना। तो यहाँ पे ओथ्स और एफर्मेशंस फॉर वेरियस ऑफिस होल्डर्स इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब कि ओके। और यहाँ पे मतलब जो एमपीज होते हैं, यूनियन यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, जजेस होते हैं, सीएजी होते हैं, उन सभी के लिए ओथ लेना यहाँ पे कंपलसरी होता है इस शेड्यूल के हिसाब से। और यहाँ पे की पॉइंट्स फॉर एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रूशियल एक्सेप्शन कुछ है, जैसे कि डज नॉट कंटेन ओथ्स फॉर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो इन लोगों को ओथ लेने की जरूरत नहीं होती है, मतलब जरूरत होती है लेकिन ये किसी और आर्टिकल में रेफरेंस में दे रखा है। तो मतलब ये किसी और आर्टिकल में दे रखा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए इसमें कोई ओथ की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में पीवाई फॉर्म में। और रेफरेंस्ड इन आर्टिकल्स तो यहाँ पे 75, 84, 99, 124, 146, 75, मतलब 75, 84 ऐसे करके याद कर सकते हो आप। 5, 4, 9, 9, 9 का अंतर है। देखो 75, 84 के बीच में 9 का गैप है। फिर इसमें 9 9 जोड़े तो 9, 4, 13, यानी कि 93, 93, मतलब कि 9, 10 ऐसे करके गैप, 9 का गैप। फिर यहाँ पे 9, 4, 13 और 6, 9, 6, 15 का, फिर 15 का गैप। फिर यहाँ पे 25 का गैप, 9, 9 का गैप, फिर 15 का गैप, फिर 25 का गैप। फिर यहाँ पे 22 का गैप, 25 का गैप, 22 का गैप, 9, 15, 25, 22 ऐसे करके। तो इसके कुछ पीवाई क्यू देखते हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, क्या होता है इसमें, फॉर्म्स ऑफ वोट्स एंड फॉर्मेशंस फॉर वेरियस ऑफिस होल्डर्स। ओके। एनडीए 2022, मतलब हमने फर्स्ट शेड्यूल में क्या पढ़ा कि स्टेट्स और इसके यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड में पढ़ा कि इमोल्यूमेंट्स, मतलब फर्स्ट में हमने पढ़ा टेरिटरीज, सेकेंड में पढ़ा इमोल्यूमेंट्स, थर्ड में हमने पढ़े थर्ड में हमने पढ़ा अफर्मेशंस, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब क्या, बोल्ड स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट, किसी फैक्ट को बोल्डली क्लियरली कहना, वही हो गया अफर्म करना। कि किसी पॉजिटिव बात को, किसी फैक्ट को बोल्डली पब्लिकली क्लियरली फैक्चुअली बोलना। और एनडीए जीटी 2020 में पूछा क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द थर्ड शेड्यूल। तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कवर्ड बाय आर्टिकल 60, जो कि आर्टिकल 60 में है। तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, दीज आर इन सेपरेट आर्टिकल्स। ओके। और फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इन थर्ड शेड्यूल। ओके। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें या फिर गवर्नर की बात करें, तो ये इसमें नहीं दे रखा है। कहाँ गया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, दीज आर इन सेपरेट आर्टिकल्स। ओके। और यहाँ पे अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल यानी कि राज्यसभा। 4 आर यानी कि राज्यसभा, यानी कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि TEAR। चौथा नंबर पे आता आर यानी कि राज्यसभा, चौथे पे है राज्यसभा। द फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है कि एलोकेट करना सीट्स, मतलब कि राज्यसभा में कितने जो सीट है, मतलब राज्यसभा में जो सीट है उन सीट को स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना है, एलोकेट करना कि हाँ इतने सीट इस स्टेट के लिए रिजर्व है, इस स्टेट से उतनी ही एमपी जा सकते हैं इसमें, और इस स्टेट से उतने आ सकते हैं। तो अगर बात करें की पॉइंट्स फॉर एनडीए, तो टोटल 250 सीट है, मतलब 238 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड कौन करता है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड यहाँ पे एमपीज है। यहाँ पे नॉमिनेटेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट करता है फॉर राज्यसभा या लोकसभा, जो कि अपने फील्ड में बहुत मास्टर होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर यहाँ पे लता मंगेशकर, क्योंकि वो फील्ड, अपने फील्ड में टॉप पे आए थे वो लोग। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम सीट्स, क्योंकि वो भाई वो बड़ा भी है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा। तो डिपेंड करता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस स्टेट के पास कितना सीट होता है राज्यसभा में। तो टोटल राज्यसभा में मैं बात करूँ तो 250 सीट है यहाँ पे। ओके। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज हैव राज्यसभा सीट्स, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, मतलब
तो तीन तीन ही यूनियन टेरिटरी है जहाँ से राज्यसभा के सीट में है। दिल्ली से तीन, दिल्ली से ऑब्वियस बात है तीन है, जम्मू एंड कश्मीर से चार है, पुडुचेरी से एक है राज्यसभा में। बाकी जो अदर हो गए जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो वो सब कुछ ऐसी यूनियन यूनियन टेरिटरीज है जिनकी तरफ से कोई भी राज्यसभा में कोई सीट नहीं है। ओके, और यहाँ पे कुछ पीवाई को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि राज्यसभा जहाँ पे भी राज्यसभा देखिए सीधा फोर, सीधा फोर्थ शेड्यूल टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, तो सीधी सीधी बात है इसका फोर्थ शेड्यूल हो जाएगा। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो फोर्थ क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल में होता है राज्यसभा, राज्यसभा में क्या होता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ऑब्वियस सी बात है। और एक सीट मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू विच स्टेट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूपी आंसर होगा 31 सीट्स। तो आई होप कि ये फोर्थ भी क्लियर होगा। और पांचवें पे आते हैं टीयर्स, टीयर्स यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज, टी टी ए आर एस टीयर्स। हमें पहले पढ़ा टेरिटरीज, दूसरा पढ़ा इमोल्यूमेंट्स, तीसरा पढ़ा टी ए, तो ए मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं, एलोकेशन ओथ्स एंड अफर्मेशंस, टी ए आर। और आर में होता है राज्यसभा, एस मतलब होता है शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं, शेड्यूल्ड एरियाज। तो देखते हैं, द फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मतलब कि यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल ये प्रोवाइड करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज इन एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सॉरी। मतलब कि यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल यहाँ पे ये करता है कि मतलब कि वो बोलता है कि फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि किसी पर्टिकुलर शेड्यूल एरियाज मतलब इंक्लूडिंग इन और प्लान अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल, मतलब शेड्यूल एरियाज। और यहाँ पे कुछ शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स को से रिलेटेड यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि उसके उसको लेकर के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और उन पे कंट्रोल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर लगाए जा सकते हैं। और यहाँ पे की पॉइंट्स फॉर इंडिया कवर्स 10 स्टेट्स यानी कि आंध्र प्रदेश, कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो शेड्यूल्ड एरियाज। गवर्नर हैज स्पेशल पावर्स टू मेक regulations, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विथ 20 members, 3/4 फ्रॉम ST MLAs, स्टेट लेजिस्लेचर MLAs। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें प्रीवियस क्वेश्चन के सीडीएस जीएटी, हाउ मेनी स्टेट्स विद फिफ्थ शेड्यूल एरियाज आर कवर्ड अंडर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल का तो मुझे भी समझ में आ रहा है भाई साहब क्या है। हाउ मेनी स्टेट्स विद फिफ्थ शेड्यूल एरियाज आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, तो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो यहाँ पे याद रखने की बात है 10 स्टेट है यहाँ पे टोटल। ओके, तो एनडीए जीएटी में पूछा गया भाई शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, तो यहाँ पे विद शेड्यूल, तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल करता है यहाँ पे। ओके, द गवर्नर्स पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अंडर द फिफ्थ शेड्यूल द गवर्नर्स रेगुलेशंस इन शेड्यूल्ड एरियाज कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लैंड ट्रांसफर, फ्रीडम वाटर, लैंड ट्रांसफर्स, टैक्स कलेक्शन। Under the fifth schedule, the governors regulations and scheduled areas can prohibit or restrict which of the following: land transfers, tax collection, freedom of speech, water uses, land transfers। मतलब कि the fifth schedule of the Indian Constitution provides special administrative provisions for the scheduled areas, primarily to protect the rights of tribal communities. The governor of a state with scheduled areas is empowered to make regulations to prohibit or restrict the transfer of land by or among members of scheduled tribes.
These regulations aim to prevent the exploitation of tribal land by non-tribal individuals or entities. The government can also regulate the allotment of land for agricultural purposes or settlement, ensuring the protection of tribal interests. तो ये भी important क्वेश्चन था फ्रेंड्स. वाटर यूजेस, तो यहाँ पे लैंड के ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. और ये भी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, आई थिंक पूछा तो नहीं गया था शायद. लक्ष्मीकांत. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. If an area in state is declared as scheduled area under the fifth schedule, so the state government loses its executive power in such areas with local body assumes total administration. गलत. ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट गलत, क्योंकि पहले बात की स्टेट गवर्नमेंट लूज तो करता है अपना एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स इट्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन. गलत. लोकल बॉडी नहीं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जिम्मा यहाँ पे गवर्नमेंट, सॉरी, यहाँ पे गवर्नर उठाता है. The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendations of a governor. गलत, ये भी गलत. यूनियन गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, पूरा पावर यहाँ पे गवर्नर के पास होता है. तो देखते हैं ना, इधर वन और टू सही है. ओके, बढ़िया. और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हाँ, कि हाउ मेनी स्टेट्स विद फिफ्थ How many states with fifth scheduled areas are covered under the provisions of the Panchayats extension to the scheduled areas. तो कितने सारे स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात 10 यहाँ पे स्टेट है टोटल, जिनको कि how many states with fifth scheduled areas are covered under the provisions of the Panchayat. देखो, 10 states with fifth scheduled areas are covered under provisions of the Panchayat extension to the scheduled areas Act 1996. उसके तहत यहाँ पे क्या हुआ कि उस एक्ट में कुछ स्टेट्स को और जोड़ दिए गए, जिसमें कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके. These states are which means which means in scheduled areas is termed as constitution within a constitution. Constitution within a constitution. The act extended the provisions of panchayats to the tribal areas of 10 states that have fifth scheduled areas. Municipalities. फिर से यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप चाहो तो इस फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो. हम्म, ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिक्स्थ शेड्यूल यानी कि अदर ट्राइबल एरियाज. सिक्स्थ में क्या है, अदर, यानी कि टीयर्स ऑफ, तो मतलब कि अदर ट्राइबल एरियाज. तो द सिक्स्थ शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन फोर फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो कि मैंने यहाँ पे बोला कि 10 थे यहाँ पे, पांचवें शेड्यूल में लिखा हुआ सिक्स यहाँ पे. नॉर्थ, फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि असम, मेघालय, जो कि नॉर्थ साइड में है, जिसमें जहाँ पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, जो कि हिमालयन रीजन में आते हैं. यहाँ पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं. असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ए एम टी एम ए एम टी एम से आप याद रख सकते हो कि असम हो गया. असम जहाँ पे चाय वाय की खेती सबसे ज्यादा होती है. मेघालय, मेघालय जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मौसिन राम एक नाम का जगह है, गाँव है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया में बारिश होती है. इंडिया क्या, शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहीं पे बारिश होती है. त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम. त्रिपुरा कैपिटल नहीं पता मुझे. मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल, मिजोरम का इम्फाल है शायद, नहीं, मेघालय का इम्फाल है. मिजोरम का भी नहीं पता. त्रिपुरा का
अगरतला, त्रिपुरा का अगरतला, असम का दिसपुर और मिजोरम का शायद ईटानगर, नहीं वो तो आंध्र प्रदेश का होता है। मिजोरम का यहाँ पे होगा आई थिंक। ऐसा देखते हैं इसके बारे में। एमटीएम की पॉइंट्स फॉर एंड, ये प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, मतलब कि यहाँ पे ऑटोनोमस यानी कि हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि डीसीज एडीसीज। यहाँ पे एडीसीज कैन क्रिएट विलेज काउंसिल्स या कोर्ट्स फॉर ट्राइबल केसेस, मतलब कि यहाँ पे जो एडीसी होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब कि यहाँ पे 6 शेड्यूल में अब गवर्नर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पर्टिकुलर, मतलब फिफ्थ शेड्यूल में क्या था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते थे उनके लिए यहाँ पे गवर्नर गवर्नर ही सारा काम करते थे। गवर्नर लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे सारा काम हुआ करता था। लेकिन 6 शेड्यूल में जो कुछ अदर ट्राइबल एरियाज होते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो उनके लिए हम फ्रेंड्स गवर्नर नहीं कुछ काम करते। गवर्नर के अलावा यहाँ पे क्या कौन काम करते, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उनके लिए बनाया गया है, मतलब कि जिला परिषद बनाया गया है उनके लिए। मतलब यहाँ पे उनको एडवाइजरी यहाँ पे और लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन एंड मीटिंग रेगुलरली। यहाँ पे काउंसिल में मीटिंग होता है, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाता है। यहाँ पे एडवाइजरी, यहाँ पे एक एडवाइजरी समझ सकते हैं काउंसिल में। और एडीसीज कैन क्रिएट विलेज काउंसिल्स कोर्ट्स फॉर ट्राइबल केसेस, मतलब अब यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो विलेज के जो ट्राइबल के जो लोग हैं, वो उन लोगों का यहाँ पे काउंसिल बनाया जाता है। जैसे ट्राइबल लोगों को कुछ दिक्कत हो सकता है खेती से रिलेटेड, कि भाई यहाँ पे आप टावर, यहाँ पे कोई कंपनी टावर बनवा रही है, यहाँ पे ट्राइबल लोगों को दिक्कत होता है, उनके रोज के दिनचर्या को दिक्कत होता है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जा सकते हैं। मोर ऑटोनॉमी कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में वो गवर्नर ही डिसीजन लेता है, गवर्नर ही कुछ कोई ना कोई पॉलिसी लाता है। लेकिन यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल में ओके, सिक्स शेड्यूल में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो क्या होता है कि ऐसा जो स्पेसिफिक किसी किसी ट्राइब को अगर कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन तो स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब हो सकते हैं, तो हर ट्राइब के लिए अपना अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें अब कुछ पीवाई को देखते हैं। द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज इन विच रीजन, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एनडीएजीएटी विच शेड्यूल अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्राइबल केसेस। तो यहाँ पे सिक्स शेड्यूल फॉर ट्राइबल केसेस में सिक्स शेड्यूल यानी कि टीयर्स ऑफ यानी कि अदर ट्राइबल एरियाज और अदर ट्राइबल, और यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल, तो यहाँ पे सिक्स शेड्यूल। इसे कुछ पीवाई क्यों करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे पीवाई क्यूज है, आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हैं इस लिंक पे आकर के। यहाँ पे ढेरों सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद 15 क्वेश्चन है ना यहाँ पे। द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो स्टेट्स इज नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल। एएमटीएम अरुणाचल प्रदेश, ए शाम है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे मेंशन नहीं था थर्ड। फिर यहाँ पे भी जब फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ, असम, नागालैंड यहाँ पे नहीं कवर्ड, देखने से पता चलता है। अगर आप पढ़ लोगे तो फिर से आपको तुरंत याद हो जाता है। द टेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट टू एंटी डिफेक्शन, राइट टू प्राइवेसी, यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन। तो एंटी डिफेक्शन मतलब द डिसर्शन ऑफ वन कंट्री। मतलब एंटी डिफेक्शन मतलब कि कोई किसी को आप गिरा नहीं सकते, किसी को आप डिसलोयल नहीं कर सकते, किसी को आप इमोर्टल साबित नहीं कर सकते। एंटी डिफेक्शन का ये मतलब होता है। तो ये टेंथ शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन। ओके, और सिक्स शेड्यूल का यहाँ पे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो अदर ट्राइबल एरियाज के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे सिक्स अदर ट्राइबल एरियाज टीयर्स ऑफ ओ यानी कि सिक्स।
और ये सब तो फिफ्थ शेड्यूल था, नल एंड वॉइड। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज के लिए, तो किस शेड्यूल के अंदर आता है? तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में आता है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट इज नॉट empowered विद द प्रोविजंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट इसमें कुछ भी कर सकता है। सिक्स फिफ्थ शेड्यूल में ये आता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर extends to giving directions to the states regarding the administration of scheduled areas। ये भी गलत है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नर ही सारा कुछ करती है, मतलब शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में। A tribal advisory council is to consist of 20 members, three-fourths of whom are to be representative of the scheduled tribes in the state legislative assembly। तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है। अच्छा, इसमें कह रहा है कौन गलत नहीं है, तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। The governor is empowered to direct any part, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि गवर्नर, सिंपल सी बात है, गवर्नर एम्पावर करता है टू डायरेक्ट एनी। तो ऑप्शन नंबर वन गलत, ऑप्शन नंबर वन इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट, मतलब कि बाकी सब ये तो करेक्ट है ये। और द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। हाँ, ये सेंटर के पास तो कंट्रोल होगा ही भाई, ये दूसरा नंबर ऑप्शन गलत किसे हो गया? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, बिल्कुल दे सकता है, सेंटर क्यों नहीं दे सकता वैसे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल is to consist of 20 members, three-fourths of whom are to be representatives of the scheduled tribes in the state legislative assembly। तो ये भी सही है, three-fourths of whom are scheduled tribes in the state legislative assembly। Okay, the president is not empowered with the provisions of the is empowered, मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर मिला हुआ है कि वो किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह। मतलब ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। चलिए, यहाँ पे सेवेंथ शेड्यूल की तरफ देखते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल मतलब कि जहाँ पे having or relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs। मतलब कि several states form a unity but remain independent in internal affairs। तो the seventh schedule contains the three lists dividing legislative powers between union and states। जो सेवेंथ जो शेड्यूल होता है उसमें तीन लिस्ट होता है। हाँ, यानी कि सेवेंथ शेड्यूल बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। तो द सेवेंथ शेड्यूल कंटेन्स द थ्री लिस्ट्स dividing legislative powers between union and states। डिवाइडिंग लेजिस्लेटिव पावर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, मतलब पावर टू मेक लॉज, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब कि बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल में फेडरल स्ट्रक्चर की बात किया गया, मतलब कि जो जो पावर है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में, उसको डिवाइड करने के यहाँ पे बात की जा रही है। क्योंकि पॉइंट्स फॉर एनडीए, पहली बात कि यहाँ पे यूनियन लिस्ट, मतलब कि 100 सब्जेक्ट्स ओनली सेंटर कैन लेजिस्लेट इन यूनियन लिस्ट। जो जब भी आपने सुना होगा कि यूनियन बजट आती है, यूनियन कोई मतलब कि यूनियन बिल आती है, तो वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेट कर सकता है, सेंट्रली कोई लॉ ला सकता है। लेकिन जब कोई स्टेट बिल आता है, स्टेट मतलब कि स्टेट कोई रूल आता है, तो उसमें 61 सब्जेक्ट्स है, और सिर्फ उसमें स्टेट ही लेजिस्लेट करता है। और कनकरेंट लिस्ट यानी कि 52 सब्जेक्ट्स बोथ कैन, मतलब 161 और 52 बोथ कैन, बट सेंटर प्रिवेल्स इन कॉन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पे बट सेंटर प्रिवेल्स इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, हालांकि दोनों के पास इक्वल इक्वल होती है लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा होती है। और यहाँ पे सेवन शेड्यूल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पीवाईक्यू करते हैं। तो यहाँ पे सेवन शेड्यूल में रखा है कि consider the following an unequal representation in the upper house of the federal legislature, that is the Rajya Sabha. Unequal representation in the upper house. Unequal representation in the upper house of the federal legislature, that is the Rajya Sabha. India has unified judiciary with the Supreme Court at the apex. सबसे टॉप पे. The center appoints the governors of the states and may take over the administration of the states. गलत. सेंटर तो कभी अपॉइंट नहीं करते हैं भाई साहब, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को। और तो कल यहाँ पे नोट होता है, आई थिंक तीनों को तीनों ही गलत। इंडिया हैज यूनिफाइड जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एट द फैक्ट्स। तो इसके ऑप्शन को बात करते हैं। स्टेटमेंट वन इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन फीचर एज वन इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन फीचर एज द इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन, तो यूनियन में था 100 सब्जेक्ट्स। ओके, 100। और यहाँ पे बात करें एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल्स, तो इन विच लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल के कौन सी लिस्ट में एजुकेशन इज इंक्लूडेड। तो एजुकेशन के बारे में किसमें बात की गई है, एजुकेशन के बारे में कनकरेंट लिस्ट में बात की, कनकरेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों, क्योंकि करंट कनकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों उसमें डिसीजन ले सकती है। तो ये रहा विच लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भाई साहब, टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव अ कनकरेंट लिस्ट। लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल्स। अच्छा, तो आपको याद रखना है सेवेंथ शेड्यूल में जो कनकरेंट लिस्ट है उसमें ऐसे इंटरेस्ट को, कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लिया गया है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। नहीं, सिक्योरिटी तो चलो एक नेशनल लेवल पे होती है, लेकिन एजुकेशन हो गई, पब्लिक सेफ्टी हो गई, पब्लिक, तो both the union state legislature can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list. This concept was borrowed from the Australian Constitution. Australian Constitution से इसको लाया गया है। अब चलते फ्रेंड्स एट्थ शेड्यूल की तरफ। एट्थ शेड्यूल क्या थे, एट मतलब ओ, एट से ओ, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि टीयर ऑफ फ्रीडम होती, टीयर ऑफ, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज द एट्थ शेड्यूल लिस्ट्स द 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। की पॉइंट्स फॉर इंडिया, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस है 1950 तक, लेकिन सिंधी एडेड बाय 21st अमेंडमेंट 1967। मतलब कि सिंधी जो है एक, सिंधी ऐड किया गया 21वीं 21st अमेंडमेंट 1967। फिर कोंकणी मणिपुरी नेपाली एडेड बाय 71st अमेंडमेंट, फिर बोडो डोगरी मैथाली मैथिली संथाली एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट 2003। और अब कुल मिलाकर के 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है।
तो यहाँ पी वाई पूछ सकते हैं, सी डी एस जी ए टी विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर एडेड टू द एट शेड्यूल बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967 तो कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे सिंधी, ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधी। सबसे पहले यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया। पहले 1950 तक सिर्फ 14 लैंग्वेज थे। फिर यहाँ पे एक 15वां सिंधी, फिर 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, 22 हो गया टोटल। तो यहाँ पे पहले 14 लैंग्वेज थे जिसमें हिंदी भी आता था, हिंदी, और शायद अब इंग्लिश भी आ चुका है मेरे ख्याल से। तो पहले तो 14 लैंग्वेज देख लीजिए, 14 लैंग्वेज था। उसके बाद 15वां कौन सा है, सिंधी, जो कि 1967 में आया, मतलब कि 1950 के मतलब कि आप समझो जैसे आज़ादी के 20 साल बाद, आज़ादी के 20 साल बाद सिंधी को ऐड किया गया। फिर आज़ादी के 67 और 5, 72, 20 साल बाद सिंधी को ऐड किया गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी ऐड किया, नेपाली, ताकि नेपाली लैंग्वेज, क्योंकि नेपाल से भी कुछ लोग माइग्रेट करके इंडिया में रहते हैं, तो नेपाली लैंग्वेज भी हमारे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में से एक है। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो यहाँ पे कुछ इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं थोड़ा सा, एट शेड्यूल से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड, वाज एडेड टू द एट्थ शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967, यानी कि 1967 आज़ादी के 20 साल बाद। तो इसको सिंधी को ऐड किया गया। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो, इट लिस्ट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एट शेड्यूल में क्या था, इट लिस्ट्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत का गणतंत्र जो है। और पार्ट 17 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with official language, article 343 to 351, okay, 351, article 344 provides the constitutional election commission of commission by the president to on the expiration of 5 years. तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which how many languages are currently listed in eighth schedule? 22 languages. Which languages were added to the eighth schedule in 1992? तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज ऐड किए गए थे, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। हाँ, ये भाई इसका है। और जल्दी फ्रेंड्स, नाइन्थ शेड्यूल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, पहले था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहाँ पे नाइन्थ में कौन सा, एल यानी कि ओल्ड ओल्ड पीएम, एल। और बस यहाँ से अब 3 तो और बाकी है, मतलब नाइन्थ पढ़ने के बाद। तो नाइन्थ में एल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि द नाइन्थ शेड्यूल कंटेन्स एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मेनली रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू added by First Amendment Act 1951, key points for India currently contains 284 laws or created by Article 31B. Article 31B के द्वारा created है। Laws added after April 24, 1976 can be judicially reviewed, IR Kohiju case 2007। Rajya India as a unified union with the Supreme Court at the apex।
तो चलिए यहाँ पे 284 लॉ है। नाइन्थ मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स। The CDS GAT 2019 पूछा दी नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। ओके, मतलब कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे नाइन्थ शेड्यूल में दे रखा है। फिर हाउ मेनी लॉज आर करंटली इन द नाइन्थ शेड्यूल।